तो चलिए आज हम लोग इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। और पहला न्यूमेरिकल ये है, प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत ध्यान से समझने हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कोई हंटर है, कोई शिकारी है, ये अपने से 59.2 मीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ कहीं होगा, उससे 59.2 मीटर की डिस्टेंस पर 39.6 मीटर ऊंचा कोई एक ट्री है, पेड़ है, ठीक, उस पर बैठी एक चिड़िया को देखता है। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, इसको देखता है। कह रहा बताइए उसे 45 डिग्री के एंगल पर किस स्पीड से एक एरो जो है वो रिलीज़ करना चाहिए। ठीक, वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, धनुष बाण से, तीर मार से जो है चिड़िया मारते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बहेलिया है जैसे कुछ बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से उसे 45 डिग्री के एंगल पर किस स्पीड से, एंगल उसने बता दिया कि आपको 45 डिग्री के एंगल पर एरो छोड़ना है, किस स्पीड से छोड़े कि जाके वो इस बर्ड को जो हिट करे, इस चिड़िया को जाके लगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। वो पूछा किस स्पीड से, तो हम मान लेंगे यू स्पीड से छोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब यू स्पीड से एरो छोड़ा जाएगा 45 डिग्री के एंगल पर, ऐसे हमने मान लिया यू स्पीड से छोड़ेंगे और 45 डिग्री के एंगल पर, तो स्पीड इस डायरेक्शन में है और इस पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, जब तीर हवा में जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण में लगेगा, ग्रेविटी का कारण, ठीक। किधर की ओर, नीचे की ओर। उस फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन होगा स्मॉल डी, वो भी नीचे की ओर। जब कोई बॉडी एयर में, हवा में गति करती है तो उस पर त्वरण कौन सा होता है, स्मॉल डी, एक्सेलरेशन, ठीक। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, से नीचे की ओर। तो क्या ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों इस डायरेक्शन में, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं? पैरेलल नहीं है। और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल नहीं तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो सकता, कर्व पाथ पर चलेगा। तो ये एरो आप सोचिए कि हमने ऐसे छोड़ा तो ये ऐसे चलता चला जाए सीधे, तो सीधे नहीं जाएगा, इसका पाथ कैसा होगा, कर्व होगा। तो हम यहाँ कर्व पाथ दिखाएंगे और हमने माना यू स्पीड से जब छोड़ेंगे तो ये एरो जाके बर्ड को हिट करेगा। तो एक ऐसा पाथ बनाइए यहाँ से, इसमें दिखाई देखिए जाके बर्ड से जाके लड़ रहा है। तो ये हमने इसका एक, पहले हम यहाँ से पाथ बना देंगे। चलिए यहाँ से ये तो पता लगे ना कर्व पाथ होगा, तो यहाँ से एक कर्व पाथ दिखाया जो जाके इस बर्ड को हिट कर रहा है, ये लीजिए, ठीक, ये कर्व पाथ। अब आप जानते हैं कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इसके इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु पर आप स्पर्शिका खींचिए, तो इनिशियल पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट खींच दी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जो हमने यू मानी है, एंगल 45 डिग्री। अच्छा, ये जब एरो जाके इस बर्ड को लगा तो हमने मान लिया कि ये टी सेकेंड बाद जाके इस बर्ड को हिट करता है। तो क्वेश्चन था किस स्पीड से, तो हमने माना कि यू स्पीड से जब एरो रिलीज करेंगे तो वो टी सेकेंड बाद जाके बर्ड को हिट करेगा, ठीक। अब प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहला काम क्या होता है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक, ताकि पता लगे कि एरो जो हॉरिजॉन्टल बढ़ रहा है वो किस स्पीड से और वर्टिकल में जा रहा है किस स्पीड से। आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये स्पीड ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, तो इसके दो कंपोनेंट करते हैं। हेड पॉइंट इधर परपेंडिकुलर डाला, एक कंपोनेंट ये आ गया। वैसे तो अभी तक हम लोग इसको यूएक्स कहते थे, पर न्यूमेरिकल में सीधे वैल्यू लिख देंगे। आप जानते हैं एंगल के बगल वाला है, तो ये हो जाएगा यू cos 45 डिग्री। टेल पॉइंट से एक्स एक्सिस खींची थी, वाई एक्सिस अगर और खींचते और हेड पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर डालते, यहाँ गिरता तो टेल पॉइंट से इधर की ओर एरो खींच दिया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। इसके साथ एंगल नहीं दिया तो ये साइन में होगा, तो ये हो जाएगा यू साइन 45 डिग्री। क्लियर है? तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, यू cos 45 और यू साइन 45, ठीक, यू cos 45 और यू साइन 45। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आप जानते हैं कि जब ये एरो जाके बर्ड को हिट करता है तो इसने हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस तय की, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस तय की, 59.2 मीटर, और वर्टिकल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 39.6। हॉरिजॉन्टल में 59.2, वर्टिकल में 39.6, ठीक। तो आपको पता है जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, पहले यहाँ था, अब यहाँ है, ठीक। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है।
हॉरिजॉन्टल में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की। किस स्पीड से? आप जानते हैं इस डायरेक्शन में जो गया है वो इस स्पीड से, u cos 45 से, बिना किसी एक्सलेशन के, क्योंकि लगातार इस पर एक एक्सलेशन g तो लग रहा होगा, लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल फैक्टर है, वर्टिकल फैक्टर हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करते नहीं, तो g का इस तीर की क्षैतिज गति में कोई प्रभाव नहीं होगा। वो हमेशा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन में कभी g जो है वो काम नहीं करेगा। तो हमेशा हमें कौन सा सूत्र लगाना? चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? इतनी। किस स्पीड से? इस स्पीड से। कितने टाइम में? जितने टाइम में एरो यहाँ से यहाँ पहुँचा है, t सेकेंड में। तो तीर की क्षैतिज गति के लिए, यहाँ लिख देंगे तीर की क्षैतिज गति के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हिंदी में लिखेंगे क्षैतिज गति के लिए, ठीक। जी है नहीं क्षैतिज गति में, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, तो u अपॉन √2 इंटू टी इक्वल टू 59.2। फर्स्ट हो गया ये आपका इक्वेशन फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक। जब एरो यहाँ से आप पहुँचा तो पहले यहाँ था, अब यहाँ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस यही तो है, तो ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक। ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ठीक। तो फॉर वर्टिकल मोशन, और आप जानते हैं कि वर्टिकल मोशन में जी अपना प्रभाव डालेगा, इसका हम कहेंगे वर्टिकल मोशन में एक्सलेशन है। एक्सलेशन है तो गति के समीकरण लगेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होंगी, और हमें ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता है 39.6, तो अब इसी की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कौन सी इक्वेशन आएगी? यू टी प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वर्टिकल मोशन के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ किया। अब इसमें वैल्यू हमेशा कैसे रखेंगे? साइन सहित। तो सबसे पहले देखेंगे जब एरो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 39.6। कितना हुआ? 39.6। किस डायरेक्शन में हुआ? 39.6 मीटर एरो ऊपर उठाए। भाई यहाँ था, वहाँ पहुँच गया तो ऊपर ही तो उठा ना, यानी ये वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और जो चीज़ ऊपर की ओर होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। यू यहाँ क्या होता है? यू वैसे तो इस इक्वेशन में यू होता है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, पर यहाँ पर हम वर्टिकल मोशन के लिए लगा रहे हैं तो हम कहेंगे यू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, और वो कितना है? यू साइन 45। और किधर की ओर है? ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव, यू साइन 45। दो क्वेश्चन किया करें, ठीक है, कितना है और किस डायरेक्शन में है? कितना है? यू साइन 45। किस डायरेक्शन में? ऊपर की ओर, ऊपर की ओर तो पॉजिटिव, प्लस हाफ एक्सलेशन कौन है यहाँ? स्मॉल जी, वो नीचे की ओर होता है, माइनस जी, नीचे की ओर तो निगेटिव, टी स्क्वायर। क्लियर है? सबकी समझ में आ गई बात, ठीक। तो साइन 45 की वैल्यू यहाँ 1/√2 हो जाएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u अपॉन √2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 39.6। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने एक इक्वेशन बनाई, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाकर। वर्टिकल मोशन से हमने एक और इक्वेशन बना ली। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन टर्म है u और t, जी तो हम जानते ही हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके u और t निकाल सकते हैं। हालांकि हमसे t उसने पूछा नहीं है तो हमें t नहीं निकालना है, लेकिन एक बात है कि अगर टाइम भी पूछता किस स्पीड से एरो छोड़े तो कि वो बर्ड को जाके लगे और कितने टाइम बाद लगेगा, तो यहाँ से टाइम भी निकल आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, चाहे जैसे सॉल्व करिए, चाहे तो ये u अपॉन √2 इंटू टी की जो वैल्यू है पूरी पूरी है यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। फिर हाफ जी टी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, सॉल्व कर लीजिए, या इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा दीजिए, करके दिखाएं। जब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको घटाना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस हो गया, इधर बचेगा क्या? इक्वल टू के साइन किस तरफ बचा? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। उधर 59.2 में से 39.6 माइनस करिए, 19.6 आ गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 19.6 अपॉन 2, 19.6 इंटू 2 अपॉन जी, जी की वैल्यू 9.8,
कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, 2 × 2 4, टी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम हम लोगों ने निकाल लिया, टाइम आ गया 2 सेकेंड। क्लियर हो गई बात? टाइम निकाल लिया हम लोगों ने। अब टाइम की वैल्यू यहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ये वैल्यू यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो u/√2 इंटू 259.2, ठीक है, बस। और क्या, u इक्वल टू 59.2 इंटू √2/2, 2 से इसको चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 29.6 √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर आ गया, 29.6 √2 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से आपको एरो छोड़ना होगा, ठीक, तो जाके बर्ड को हिट करेगा। और कितने टाइम बाद अगर पूछ रहा होता तो टाइम हमने पहले ही निकाल लिया, इतने टाइम। क्लियर है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के का जो बेसिक है वो यही है कि जो क्षैतिज कारक होते हैं वो सिर्फ क्षैतिज गतियों को प्रभावित करते हैं, ऊर्ध्वाधर कारक सिर्फ ऊर्ध्वाधर गतियों को, हॉरिजॉन्टल फैक्टर्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करेंगे, और वर्टिकल मोशन सिर्फ वर्टिकल फैक्टर्स केवल वर्टिकल मोशन को, ठीक है। इस स्पीड का, ये वर्टिकल स्पीड है, इस मोशन में कोई प्रभाव नहीं, और इस स्पीड का इस वर्टिकल मोशन में कोई प्रभाव नहीं होगा। जी जो है वर्टिकल फैक्टर है, ये इस मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, इस मोशन को अफेक्ट करेगा। और हॉरिजॉन्टल मोशन में कभी एक्सेलरेशन होगा नहीं, क्योंकि जी ही एक्सेलरेशन होगा और वो हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करता नहीं। तो क्षैतिज गति में त्वरण कभी होगा नहीं, तो क्षैतिज गति के लिए हमेशा चाल बराबर दूरी बटे समय। ऊर्ध्वाधर गति में हमेशा त्वरण होगा, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए हमेशा गति का समीकरण लगना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? इसके बाद में आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि एक बंदूक है, एक गन है, जिससे कि जो बुलेट है वो 5000 पर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो बाहर आती है, और इससे 500 मीटर की डिस्टेंस पर एक टारगेट है जिसको हिट करना है। आपसे पूछा बताइए टारगेट हिट करने के लिए एम हमें उस टारगेट से कितना ऊपर लगाना होगा। ऐसे हम लोग ऐसे देखा आप अपने ओलंपिक वगैरह में शूटिंग कंपटीशन होते हैं, इसमें एक सर्किल ऐसा बना होता है और उसके सेंटर पे गोली हिट करनी होती है। तो ऐसे गन लिया आपने, अब जो एम है अगर आप सीधे उस पॉइंट की ओर करके गोली छोड़ेंगे तो क्या गोली उसको लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? कि जब गन से गोली निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी ये है इस डायरेक्शन में, और फोर्स उस पर कितना लगेगा? हवा में गोली जब जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे क्यों लगेगा, तो वेलोसिटी गोली में आगे की ओर, इसके कारण वो आगे बढ़ रही है। फोर्स नीचे की ओर है जो उसको नीचे की ओर डिप कराएगा, तो गोली की जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो पाथ है वो ऐसे कर्व हो जाएगा यूँ, और टारगेट तक पहुँचते पहुँचते उससे कुछ नीचे हो जाएगी। तो टारगेट को जहाँ हिट करना है उससे कुछ नीचे जाके टकराएगी। तो फिर किस तरह से करेंगे क्वेश्चन? ठीक, देखते जरा यहाँ पर करने का तरीका क्या होगा। इसको मान लीजिए ये गन है और इससे जो बुलेट जो बाहर आती है वो तो उसने बता ही दिया आपको कि बुलेट जो है वो 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर आती है, और ये मान लीजिए टारगेट ये है पॉइंट ए। तो अगर हम ए को टारगेट माने और ए की ओर ही, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर है। तो अगर हम ए को ही टारगेट ए है, तो अगर ए की ओर ही हम बिल्कुल ठीक सामने करके गोली दागेंगे तो ये गोली ए से जाकर नहीं टकराएगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा। फोर्स नीचे लगेगा तो कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे की ओर, तो वेलोसिटी आगे की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर। तो इसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता,
ये एक कर्व पाथ पर जो है वो क्या होगा, चलेगा और ए से ना टकरा करके इसका पाथ जो होगा वो आगे बढ़ते समय नीचे की ओर बेंड होता जाएगा ऐसे, और यहाँ तक आते आते देख रहे हैं आप इसका जो पाथ है, और यहाँ तक आते आते ए से ना टकराकर ये टारगेट से थोड़ा नीचे बी पॉइंट पर टकराएगी। तो जब हम ए को एम करके गोली छोड़ते हैं तो गोली ए से ना टकराकर उसको थोड़ा नीचे आके टकराती है। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें कि ये कितनी है, मान लीजिए इसको हमने मान लिया y, तो अगर हम ये y निकाल लें, सपोज दैट y की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करते करते जब तक क्षैतिज में 500 मीटर आगे बढ़े तब तक गोली 2 सेंटीमीटर नीचे हो जाती है। तो इसका मतलब टारगेट को हिट करने के लिए हमें एम इससे 2 सेंटीमीटर एवब जो है वो करना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाना चाहिए। तो क्वेश्चन यही है कि टारगेट को हिट करने के लिए हमें एम उससे कितना ऊपर लेना होगा। तो जितना वहाँ तक पहुँचते पहुँचते गोली नीचे आ जाती है, तो हम ये निकाल लें कि ये वाई कितना है। और वाई अगर देखें तो गोली पहले यहाँ थी और अब यहाँ है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो 500 मीटर है। तो ये हो गया गोली का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्षैतिज विस्थापन। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, इस और इस पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस y है। इसका मतलब गोली जब तक यहाँ पहुँची तब तक y डिस्टेंस नीचे आ गई, तो y इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी हमें गोली का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को तो गुरुत्वीय त्वरण भी इफेक्ट करेगा, ठीक, स्मॉल जी इसको प्रभावित करेगा। तो हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसके लिए तो t भी चाहिए होगा ना, हमें चाहिए होगा कि गोली यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुँची। चलिए हमने मान लिया कि t सेकेंड में पहुँची। अब ये t कैसे निकलेगा, मानी बात है, दो मोशन होते हैं, तो अगर वर्टिकल मोशन के लिए t चाहिए तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन से निकलेगा। हमें पता है कि जब गोली यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है, तो उसने हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 500 मीटर, बिना किसी एक्सलेशन के। किस स्पीड से, 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, क्योंकि ये जो स्पीड है ये हॉरिजॉन्टली तो है ना, ठीक, गोली तो बंदूक से ऐसे क्षैतिज ही निकली है, ठीक, तो ये स्पीड हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो क्षैतिज वेग से ही तो क्षैतिज दूरी तय होगी, ठीक। तो 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 500 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल हुई है यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकेंड में। तो गोली की क्षैतिज गति के लिए अगर हम लोग लिखते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन है क्षैतिज गति के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 500 मीटर, स्पीड 5000 इंटू टी, इधर डिवाइड करो 500 अपॉन 5000, कितना आ जाएगा टाइम, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में गोली टारगेट तक पहुंच जाती है, पर टारगेट से थोड़ा नीचे टकराती है। तो इसी 0.1 सेकेंड में जब तक गोली यहाँ से यहाँ पहुँची उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हो गया है। तो अब हम लोग वर्टिकल मोशन के लिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम निकाल लिया, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्सलेशन होगा। s क्या है यहाँ पर, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बुलेट का, और गोली का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, y हुआ है। किधर की ओर हुआ है, ऊपर या नीचे, नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि गोली पहले इस लेवल पर थी और आगे बढ़ते बढ़ते y डिस्टेंस नीचे आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट y तो नीचे की ओर हुआ है ना। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है और नीचे की ओर है, नीचे की ओर है इसलिए माइनस y। u कितना रखेंगे सर जी, 5000 क्यों रखेंगे। इस इक्वेशन में u क्या होता है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, और इस समय गोली में कोई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। क्या ये तो क्षैतिज वेग है ना, याद रखिए कोई वेक्टर अगर पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, जीरो, फिर इसके कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर पूरा पूरा वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसके कर सकते हैं, इस तरह के तिरछे जो कि ना वर्टिकल हो ना हॉरिजॉन्टल हो। ये तो पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो जब कोई वेग पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल होगा तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा। जैसे भी हम लोगों ने तीर वाले में किया था, उसमें तीर ऐसे छोड़ा गया था तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया u cos 45, वर्टिकल u sin 45, लेकिन यहाँ तो ये पूरी पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है।
तो जब कोई वेक्टर पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल होता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0। ठीक, तो u इसमें क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और इनिशियल उसमें कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, तो 0। ये घर में बच्चों को नहीं समझ में आता कि u 0 क्यों रख दिया, तो 5000 है। यहाँ u बुलेट का प्रारंभिक वेग नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, बल्कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन के लिए लिख रहे हैं, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है, 0 लिख दिया। प्लस हाफ एक्सलेशन कौन सा, g किधर की ओर होता है, नीचे की ओर, तो माइनस g और इंटू टी स्क्वायर। ठीक, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब g की वैल्यू चलिए हम इस बार मान लेते हैं 10 दी गई है, पता नहीं 9.8 दी गई तो 9.8 ले लेना, हमने 10 मान लिया कैलकुलेशन इजी के लिए, और 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा, 0.01 इंटू 10 0.1 हो गया, 0.1/2, ठीक है, मीटर। और इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अरे भाई ये 0.05 मीटर आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 सेंटीमीटर, बहुत छोटी डिजिट आ रही ना, तो सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया 5 सेंटीमीटर। यानी जो बुलेट है वो टारगेट तक जाते थे 5 सेंटीमीटर नीचे हो जाती है, तो इसका मतलब टारगेट को हिट करने के लिए हमें एम जो है वो टारगेट से 5 सेंटीमीटर ऊपर लेना होगा। तो यही क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस सवाल में हम लोग शुरू से ये निकालने की कोशिश नहीं कर रहे कितना ऊपर एम लेना होगा, हमने तो निकाला कि जब एम जो है उसको ही एम बनाकर हिट करते हैं तो गोली कितना नीचे आ जाती है, और जितना नीचे आ जाती है फिर लिख देंगे उतना ही ऊपर हमें एम लेना होगा। क्लियर है? यहाँ हॉरिजॉन्टल मोशन से टाइम निकाला और वर्टिकल मोशन में उस टाइम का यूज़ किया। हॉरिजॉन्टल मोशन में कभी जी काम करेगा नहीं, तो वहाँ पर हमेशा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वर्टिकल मोशन में हमेशा जी होगा, तो वहाँ एस इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात सबको? इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पर। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, जो कि अर्थ से 490 मीटर की हाइट पर, अर्थ से 490 मीटर की हाइट पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड से क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक, तो एक हवाई जहाज़ जो है, ठीक है, एक पृथ्वी तल से 490 मीटर की ऊंचाई पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के क्षैतिज वेग से जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। और आप जानते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। कह रहा है इस एरोप्लेन से एक बॉम्ब जो है वो एनिमी के कोई कैंप होगा उस पर गिराया जाता है। क्वेश्चन ये है कि टारगेट को हिट करने के लिए एरोप्लेन को बॉम्ब को एनिमी के कैंप से कितना पहले छोड़ देना चाहिए। अगर ठीक नीचे आके छोड़ेंगे कि ये एनिमी का कैंप है, इसी के ऊपर आके छोड़ेंगे बॉम्ब को, ठीक, तो वो सीधे नीचे नहीं गिरेगा। अब इस पेन को अगर हम यहाँ छोड़ें तो ये सीधे नीचे गिरता है, लेकिन हवाई जहाज से जो कि ऐसे क्षैतिज जा रहा था, देखते हैं युद्ध के समय में जहाज बम गिराते हुए जाता है, तो अगर एनिमी के कैंप को हिट करना है और उसके ठीक ऊपर आके हाँ ये नीचे अब लाओ छोड़ दें, छोड़ेंगे तो बॉम्ब सीधे नीचे नहीं गिरेगा, ठीक, क्योंकि उसका पाथ कर्व होता है। क्यों कर्व होता है? ठीक, देखिए अगर कोई हवाई जहाज जो है ये अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे उड़ रहा है, जो भी इसकी स्पीड है मान लो v है, तो इसके अंदर जो कुछ है इनर्शिया के कारण, जरूरत के कारण, वो भी तो v स्पीड से आगे जा रहा है। तो जब आप बॉम्ब को छोड़ते हैं, अगर हम इस पेन को, कोई ऐसे पत्थर आप लीजिए ऐसे छोड़िए, तो ये सीधे नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। लेकिन क्या इसके अंदर जो चीज़ है, इसके अंदर जो पायलट बैठा होगा वो भी v स्पीड से आगे जा रहा है, इसके अंदर जो बॉम्ब रखा है वो भी v स्पीड से आगे जा रहा है। तो जिस समय ये बॉम्ब इससे रिलीज होता है, इससे बाहर आता है, उस समय उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, बल्कि उसमें v वेलोसिटी आगे की ओर, और फोर्स किधर लगेगा रिलीज होते ही, नीचे की ओर। तो वेलोसिटी और फोर्स, या कह सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन स्मॉल g, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो वेलोसिटी इस बॉम्ब को आगे ले जाएगी, फोर्स इसको नीचे लाएगा। वेलोसिटी ना होती तो केवल नीचे गिरता, लेकिन इनर्शिया के कारण, ठीक है, पढ़ा होगा ना जूनियर क्लासों में कि बस चलती बस से कूदते हैं तो गिर जाते हैं, क्योंकि चलती बस से अगर कूदेंगे
तो हमें थोड़ी दूर तक बस के साथ साथ आगे दौड़ना पड़ता है, ठीक, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो बस की स्पीड के बराबर होती है, ठीक। जूनियर क्लासों में रीजनिंग पढ़ाई गई होगी आपको, ठीक है। तो ये बॉम्ब जो है वो इसी के साथ साथ v स्पीड से जा रहा है। जब इसको रिलीज़ करते हैं तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, v होती है आगे की ओर, बाहर आता है जब ये, तो इसमें v स्पीड है आगे की ओर और फोर्स नीचे की ओर, तो इसका पाथ जो है वो ऐसे कर्व होगा। और मान लीजिए ये एनिमी का कैंप है, इसके ऊपर आके छोड़ोगे, अगर इसी के ऊपर आके छोड़ा तो बॉम्ब ऐसे कहाँ आ रहा है, वो तो ऐसे जा रहा है। एनिमी के कैंप पे छोड़ा, पता लगा वो अपने कैंप पे आके गिर गया, है ना। तो ऐसा ना हो, तो वही पूछ रहा है किस कलर का इसको टारगेट बनाना है, तो जहाज जब इससे कुछ पहले होगा तभी उसे बॉम्ब छोड़ देना चाहिए, तो वो ऐसे आके यहाँ गिरेगा। अब ज़्यादा पहले छोड़ देगा तो इससे पहले गिरेगा, थोड़ा आगे आगे छोड़ा तो हो सकता है, तो एग्जैक्ट कितना पहले छोड़े ये क्वेश्चन है। ये वैसे ही सवाल है गोली वाला, जैसे टारगेट को हिट करने के लिए कितना ऊपर एम करें, यहाँ पर टारगेट यहाँ है तो इसको हिट करने के लिए कितना पहले छोड़े, और लगाने का मेथड भी वही होगा। हम ये मानेंगे कि इस पॉइंट ए के ऊपर आके जब हम इस बॉम्ब को छोड़ते हैं तो चूँकि इसका पाथ पैराबोलिक होगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक पाथ के कारण ये ऐसे जाएगा, ठीक। तो हम ये निकालेंगे इस पॉइंट ए से कितना आगे जाके गिरा। मान लो ये डिस्टेंस 100 मीटर आ जाए, तो बस हमें पता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आके छोड़ते हैं उससे 100 मीटर आगे जाके गिरता है, तो इसका कैंप को हिट करने के लिए हमें उससे 100 मीटर पहले जब जहाज हो तभी उसे बॉम्ब को छोड़ देना चाहिए, तो वो जाके एनिमी के कैंप को हिट करेगा। तो एनिमी के कैंप को हिट करने के लिए हमें ये जो एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, इसे कितने पहले ही बॉम्ब को रिलीज़ करना चाहिए। तो लगाने का मेथड तो मैंने समझा दिया, अब इसका एक फिगर ठीक से बना लेते हैं, उसको लगा लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए के ऊपर आकर के ये जो एरोप्लेन है बचपन में शायद आपने कंप्यूटर में गेम खेला हो, मारियो। अब तो बहुत अच्छे अच्छे गेम आ गए, पहले हम लोग एक ही खाली गुरु 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 खेला करते थे। तो वैसे ही जहाज उसमें मारियो बना रहता था। तो ये जहाज है और इसमें एक बॉम्ब जो है ये, अच्छा, जहाज 490 मीटर की हाइट पर है और 60 किलोमीटर पर आवर की हॉरिजेंटल स्पीड से चल रहा है। तो इसमें एरो जो दिखाया वो बिल्कुल हॉरिजेंटल दिखाया। तो जब इससे बॉम्ब रिलीज़ करेंगे तो बॉम्ब में भी स्पीड इसी ओर होगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर की ओर है, फोर्स नीचे लगेगा, तो इसका पाथ कर्व होगा और ये ए पे ना टकरा कर बी पे टकराएगा। ये ए बी डिस्टेंस जो है ये हमने x मान ली, यही x हमें निकालना है। सोचिए पहले बॉम्ब यहाँ था, अब यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हॉरिजेंटल में इतना आगे बढ़ा, तो ये इसका हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो गया x, यही निकालना है। और यहाँ से बॉम्ब यहाँ आया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, 490 मीटर। यानी जब बॉम्ब ज़मीन पे गिरता है तो इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन जो हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 490 मीटर है और हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो x है। हमें पता है कि जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट x हुआ ये बिना किसी एक्सेलेरेशन के हुआ होगा, तो यहाँ तो ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगना है। और ये डिस्टेंस किस स्पीड से तय हुई होगी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस हॉरिजेंटल स्पीड से चलेगी। और बॉम्ब में हॉरिजेंटल स्पीड कितनी है, 60। तो हमें ये भी पता है कि ये स्पीड इस डिस्टेंस से, इस स्पीड से ट्रेवल हुई है कितने टाइम में, कितने टाइम में, जितने टाइम में बॉम्ब यहाँ से यहाँ आया है। और वो हमें पता नहीं, तो वो हमने मान लिया कि बॉम्ब को यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकेंड का टाइम लगा। शुरू में थोड़ी लैंग्वेज आप मान लेंगे कि जो एरोप्लेन है ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए के ऊपर आके बॉम्ब को रिलीज़ करता है। चूँकि बॉम्ब का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि पैराबोलिक होगा, तो वो ए पे ना टकरा कर बी पे गिरता है। मान लेते हैं ए से बी तक की डिस्टेंस x है और उसे ग्राउंड तक पहुँचने में t सेकेंड का टाइम लगा। तो इस t सेकेंड में इसका हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, इसको निकालने के लिए टाइम चाहिए। वो टाइम कैसे निकलेगा, इस बार वो टाइम वर्टिकल मोशन से निकलेगा। हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में से जो डिस्प्लेसमेंट पता होगा उसी से टाइम निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में हमें पता था कि गोली जब ऐसे गई तो हॉरिजेंटल में उसने 500 मीटर दूरी तय की, तो वहाँ हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट पता था तो उससे टाइम निकला। यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता कि जब बम यहाँ से यहाँ आया तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 490 मीटर हुआ है, तो इससे टाइम निकलेगा। कितने टाइम में हुआ है, जब बॉम्ब यहाँ से आया t सेकेंड में। तो वर्टिकल मोशन के लिए फॉर वर्टिकल मोशन हम लोग इक्वेशन लिखेंगे
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने वर्टिकल मोशन के लिए लिखा है, तो यहाँ सब कुछ वर्टिकल है, यानी एस क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉम्ब का। कितना हुआ 490, किधर की ओर हुआ, नीचे की ओर। भाई यहाँ से यहाँ पहुँचा तो 490 मीटर नीचे आया ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव। यू इस इक्वेशन में क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं वर्टिकल वेलोसिटी, और बॉम्ब में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि जिस समय बम बाहर निकला उस समय उसमें वेग केवल क्षैतिज था, और जब वेक्टर पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कंपोनेंट उसका क्या होता है, 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कौन है, स्मॉल जी, इधर की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर तो नेगेटिव, और हमने उसकी वैल्यू रख दी इस बार 9.8 दी गई होगी क्वेश्चन में। और आगे टी स्क्वायर। सर जी कभी 9.8 लिखते हो, कभी क्वेश्चन में जो दिया जाएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी गई है तो हम लोग हमेशा 9.8 लेते हैं। कभी कभी 10 दे देता है कैलकुलेशन इजी के लिए, तो 10 ले लेते। इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -490 इक्वल टू -4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 100, 4.9 से डिवाइड करोगे, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ये बॉम्ब जो है ये अर्थ से जाके टकराता है। तो इसी टी सेकेंड में, 10 सेकेंड में इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है बिना एक्सेलरेशन के होता है, तो वहाँ तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगना है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, क्षैतिज गति के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्षैतिज में कितनी दूरी तय की उसने, x, किस चाल से, 60 किलोमीटर पर आवर, पर किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये तो जानते होंगे ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सर जी क्यों करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में निकला है, इसलिए इसमें हमने 5/18 गुणा करके स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम टी सेकेंड लगा है, टी हमने निकाल लिया 10 सेकेंड। अच्छा 10 आएगा, ये 6 से कैंसिल करो, 10, ये हो जाएगा 3, बस x इक्वल टू 500/3 मीटर। अब चाहे तो 3 से डिवाइड कर देना, यही आंसर है। इतना आगे जाके बॉम्ब गिरता है तो इसका मतलब टारगेट को हिट करने के लिए हमें टारगेट से इतना पहले ही बॉम्ब को जहाज से क्या करना होगा, रिलीज करना होगा। तो टारगेट को हिट करने के लिए हमें बॉम्ब को 500/3 मीटर पहले ही रिलीज करना होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात सबको। इसमें 2 क्वेश्चन और भी जुड़े हुए हैं कि अगर ज़मीन पे कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, तो उसको इस बॉम्ब का पथ कैसा दिखाई देगा। तो ज़मीन पर कोई आदमी खड़ा है तो उसे बॉम्ब का पथ कैसा दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। वो देखेगा सामने से, हाँ भैया ऐसे आ रहा है, बॉम्ब आ रहा है, भागो, ठीक। तो उसको इसका पाथ पैराबोलिक दिखाई देगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जहाज में जो पायलट है उसको बॉम्ब का पथ कैसा दिखाई देगा। जहाज के अंदर जो पायलट है उसको बॉम्ब का पथ जो है वो वर्टिकल दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि बॉम्ब किस हॉरिजॉन्टल स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, और जहाज में भी तो 60 किलोमीटर पर आवर का क्षैतिज वेग है। दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड इक्वल है। इसका मतलब किसी भी टाइम में बॉम्ब का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, जहाज का भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उतना ही हो जाएगा। जैसे बॉम्ब ऐसे जा रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगा अगर, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना। तो जहाज का भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा। इस समय जहाज इस पॉइंट पर होगा, उतना ही क्यों होगा, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम है, दोनों 60 किलोमीटर पर आवर की हॉरिजॉन्टल स्पीड रखते हैं। तो जब इसने बॉम्ब छोड़ा था तो उसे बॉम्ब अपने नीचे दिखाई दिया था। अब जब ये बॉम्ब यहाँ आ गया, ठीक है, उस समय पायलट यहाँ है, तब भी तो उसे वो अपने नीचे ही दिखाई दे रहा है। फिर कुछ देर बाद इस पाथ पे चलते हुए बॉम्ब यहाँ होगा, यहाँ है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जानते कितना हुआ, यहाँ से यहाँ आया, इतना क्षैतिज में इतना आगे बढ़ा। तो इतना आगे अगर ये बॉम्ब बढ़ा है तो जहाज भी तो इतना ही आगे बढ़ गया होगा, जहाज अब तक यहाँ आ गया होगा। तो पायलट यहाँ है तो उसे अभी भी बॉम्ब कहाँ दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये बॉम्ब जो है ये आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जहाज भी तो आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे ये जहाज भी तो आगे बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। यानी ये जहाज हमेशा बॉम्ब के ठीक ऊपर ही रहेगा,
तो पायलट को बस ये लगेगा, पायलट को हमेशा अपने क्या होगा, नीचे दिखाई देगा, ये हाँ ये है, बस ये डिस्टेंस बढ़ती दिखाई देगी कि पहले इतनी दूरी पर था, अब ये हो गई, अब ये हो गई। उसको लगेगा कि बॉम्ब बिल्कुल सीधे नीचे जा रहा है। तो पायलट को तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन महसूस होगा, उसको लगेगा बिल्कुल सीधे नीचे जा रहा है, बस ये डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। लेकिन एक्चुअल में उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक, जो उससे दिखाई देगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको? क्लियर हो गया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक टावर है, टावर माने कोई मीनार वगैरह या कोई ऊंची बिल्डिंग, ठीक। तो एक टावर है जिसके पीक से, इसकी चोटी से, यहाँ से एक बॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो इससे 30 डिग्री के एंगल पर नीचे की ओर भी ऐसे फेंक सकते हैं, तो ऐसे नहीं, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वो बोल रहा है, ठीक। तो 30 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो बॉल है, ठीक, ये जो बॉल है ये 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद ग्राउंड से टकराती है। अब आपको बताना है कि इस टावर की हाइट क्या है और टावर से कितना आगे जाके बॉल टकराती है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है फेंकेंगे बॉल की इस डायरेक्शन में है, फोर्स नीचे लग रहा होगा, वेलोसिटी ऐसे तिरछी ऊपर की ओर, फोर्स नीचे की ओर। तो क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? पैरेलल नहीं है। तो आप जानते हैं पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सब जानते हैं कि अगर हमने बॉल को ऐसे थ्रो किया है तो इसका पाथ खुद जो है वो इस तरह का होगा। ये बॉल जो है ये कुछ इस तरह के पाथ पर जाएगी और यहाँ कहीं ग्राउंड को हिट करेगी। तो टावर की हाइट हमने मान ली h है और ये बॉल x डिस्टेंस आगे जाके टकरा रही है, ये भी हमने मान लिया। कितने टाइम बाद, ये तो दे रहा है क्वेश्चन में 5 सेकेंड बाद। बस h और x निकालना है, टावर की हाइट और x। आप ये सोचिए कि जब ये गेंद ग्राउंड से टकराती है तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मैंने जिस दिन पहले टर्न पे स्टार्ट किया था उस दिन ये सिखाया था। ध्यान रखिए कि कोई भी लेक्चर आप 20 से देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आप सेकेंड लेक्चर देखेंगे प्रोजेक्टाइल के पाथ वाला और पहला नहीं देखा है तो वो नहीं समझ में आएगा। अब अगर आप ये न्यूमेरिकल्स लेक्चर देख रहे हैं, ठीक, तो आपको प्रोजेक्टाइल का पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आपको देखा होना चाहिए। तो पहले वीडियो में मैंने एक केस सिखाया था कि जब ये बॉल ऐसे यहाँ गई और मैं पूछूँ उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कुछ लोग कहते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है। ये कैसे होगा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो पहले बॉल यहाँ होती, अगर यहाँ नहीं थी, यहाँ थी, पहले यहाँ थी और बिल्कुल आखिर में यहाँ है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, तो ये पॉइंट इस लेवल पर है, ये पॉइंट इस लेवल पर है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस h है। तो जब ये ग्राउंड से टकराई तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ। और इस पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x हुआ। तो h यहाँ बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है और हमें अगर h निकालना है, इसका मतलब हमें बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये जो वेलोसिटी है ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो इसके दो कंपोनेंट करने होंगे। इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए। टेल पॉइंट से x एक्सिस खींची हुई है, y एक्सिस हमने और खींच ली, हेड पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर डाला। एक कंपोनेंट ये आ गया, ये हो गया 10 cos 30 और एक कंपोनेंट ये आ गया, ये हो गया 10 sin 30। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके दो कंपोनेंट कर लिए, 10 cos 30 और 10 sin 30। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें आगे कहानी। 10 cos 30 10 sin 30 दो कंपोनेंट आ गए। ये है इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसके कारण जो ये बॉल है ये आगे बढ़ रही है, ये वर्टिकल वेलोसिटी इसके कारण वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं इसके वर्टिकल मोशन के लिए। तो फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल, तो बॉल के वर्टिकल मोशन के लिए अगर हम देखें तो वर्टिकल मोशन के लिए आप जानते हैं कि वर्टिकल मोशन में जी हमेशा होगा, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा काम करेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा होगा तो हम लोग
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें एस क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सोचिए बॉल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले यहाँ थी, अब यहाँ है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस h है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हुआ। किधर की ओर हुआ? नीचे की ओर हुआ। कुछ लोग ऐसा जी बॉल तो ऊपर गई, किधर गई उससे मतलब नहीं, मतलब ये कि पहले कहाँ थी और अब कहाँ है। पहले यहाँ थी, अब यहाँ है, तो h डिस्टेंस नीचे ही तो आई भाई। यहाँ से यहाँ, क्या ये पॉइंट उस वाले से ऊपर है? h डिस्टेंस नीचे आई, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h हुआ किधर की ओर? नीचे की ओर, तो माइनस h। नीचे की ओर तो नीचे निगेटिव। u क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है 10 sin 30 और एरो बता रहा है ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव 10 sin 30। t हमें पता है 5 सेकेंड प्लस हाफ। एक्सलेशन g है नीचे की ओर, नीचे की ओर तो निगेटिव, और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 10 दी गई है, तो -10 लिख लिया हमने, नीचे की ओर है तो। और ये 5 स्क्वायर माइनस h इक्वल टू 10 sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 5, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे 5, और ये हो गया 25। ठीक, तो माइनस h इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे 5 बचेगा, 5 इंटू 5 25, माइनस 125, माइनस h इक्वल टू 25 माइनस 125, इट मीन्स माइनस h इक्वल टू माइनस 100, तो h इक्वल टू 100 मीटर। ये लीजिए, तो टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर है, मीनार की ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है, और फिर इसको निकालने में कुछ रह ही नहीं गया। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तो वैसे भी हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगता है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्टेंस x इक्वल टू स्पीड। ये डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल हुई? 10 cos 30 से। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसका कोई रोल नहीं है। 10 cos 30 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू 5, तो x की वैल्यू आ गई 25 √3 मीटर। चाहे तो आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732, 25 से उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना यही आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के आज 4 क्वेश्चन लगाए। ये बेसिक न्यूमेरिकल है, अच्छे सवाल हैं, लेकिन इन 4 क्वेश्चंस को लगाने के बाद बच्चों के दिमाग में आता है कि इस चैप्टर में जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन, इन फार्मूलों का तो कोई यूज़ ही नहीं हुआ। तो इन फार्मूलों का किस तरह के क्वेश्चन में यूज़ होता है? याद रखिए, इन फार्मूलों का उन्हीं क्वेश्चन में यूज़ होगा जिसमें प्रोजेक्शन पॉइंट में जिस पॉइंट से आपने फेंका है और इम्पैक्ट पॉइंट जहाँ से टकराया है बॉडी, वो दोनों सेम लेवल पर हों। ग्राउंड से फेंकें और वो ग्राउंड पे ही आकर गिरे, प्रोजेक्शन पॉइंट और इम्पैक्ट पॉइंट सेम लेवल पर हो। आज के किसी क्वेश्चन में ये सेम लेवल पर नहीं थे। सबसे पहले हमने एरो वाला सवाल लगाया, तो एरो छोड़ा, यहाँ से गया, टकराया वहाँ जाकर, तो वो सेम लेवल पर कहाँ है? यहाँ से छोड़ा गया, यहाँ टकरा रहा है पेड़ पर। फिर हम लोगों ने गोली वाला सवाल लगाया, गोली दागी इस लेवल से गई, लेकिन आगे जाते जाते डिप कर गई, नीचे आ गई, तो वो दोनों एक सेम लेवल पर कहाँ है? नीचे हो गया एक। ठीक। फिर जहाज़ वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, जहाज़ बम यहाँ से छोड़ रहा है, टकराव वो ग्राउंड पर रहा है, दोनों सेम लेवल पे तो नहीं है। इसमें भी फेंका यहाँ पे गया, टकरा यहाँ रहा है। तो जिसमें प्रोजेक्शन पॉइंट और इम्पैक्ट पॉइंट जो है वो सेम लेवल पर नहीं होंगे, उसमें ये फार्मूले नहीं लगेंगे। फिर वो क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्टाइल की जो बेसिक थ्योरी हमने बताई थी उसी से लगेंगे, तो वो हमने यहाँ पर लगाया। बेसिक थ्योरी में 2 ही बातें हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमेशा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इसमें एक्सलेशन होता नहीं। वर्टिकल मोशन में हमेशा आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें प्रोजेक्शन पॉइंट और इम्पैक्ट पॉइंट सेम लेवल पर होगा। सेम लेवल पर होने से क्या होगा कि उसमें आपके ये फार्मूले लगेंगे। तो अभी हमने आज 4 या 5 क्वेश्चन आपको बताए हैं।
अगले लेक्चर में हम उतने ही क्वेश्चन आपके उस तरह के आर्टिकल के ले लेंगे जिसमें वो फॉर्मूले लगेंगे। ठीक, तो चलिए अभी आप इतना आपने पढ़ लिया है। तो ये क्वेश्चन 4 जो क्वेश्चन मैंने बताए, हाँ 4 बताए हैं मैंने आपको, तो इनको तो आप अच्छे से अपनी कॉपी में समझ के लगा लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन जो आपको बुक में एग्जाम्पल मिले या एक्सरसाइज में मिले जिसमें प्रोजेक्शन पॉइंट और इम्पैक्ट पॉइंट सेम लेवल पर नहीं है, उनको ट्राई करिए। ठीक है, बाकी अगला वीडियो कल आएगा, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, 24 आवर के अंदर आप वीडियो देख लें ताकि अगला लेक्चर जब आए तो उससे पहले आपने देख के उसको तैयार कर लिया हो। ठीक, और फिर मैं आपको अगला लेक्चर में इसको आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, फिर आप अपनी बुक के सारे सवाल जो है वो लगा सकते हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। थैंक यू।